नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पीर जी और उनकी फेवरेट कंट्री की बॉम्बिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि वो कितने प्रसन्न दिख रहे हैं और बहुत सारी खबरें हैं और खबरों का तर्जुमा है और खबरों का निचोड़ है। तो हम सीधे सुमित पीर जी के पास चलेंगे। बस आप लोगों से इतना सा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सुमित पीर जी, लेटेस्ट समाचार जो अभी फ्लैश हुआ है, जी। आपको तुरंत की खबर बता रहा हूँ। जो लेटेस्ट समाचार फ्लैश हुआ है वो ये है कि साहब, ये जो ईरान की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से आया है कि यूएस ने पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज किया ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। जरा अब आपने ऐसी खबर सुना दी कि मतलब ऐसे लग रहा बिना लड्डू खाए मिठाई का मजा आ गया। ये आपने ऐसी खबर सुना दी। तो मैं लड्डू का जरा मजा ले रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार। अब सर, ये जो हम बात कर रहे थे, ये मैंने अपना जो चैनल है भारत विचार, उस पर भी प्रेडिक्ट किया था। ये जो मुल्ला मुनीर को बुलाया गया था ना सर, इसको इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए बुलाया था। इसको बोला औकात में नहीं। देखिए, एक हफ्ते से वहां बैठा था, बोला इसको मिलिट्री परेड के लिए बुला, नहीं बुलाया। जैसे ही ट्रम्प G7 से आए सर, वहां फ्रेंच इंटेलिजेंस ने मैक्रोन को बता दिया, भाई इजरायलियों ने इसे प्लान दे दिया, ये अटैक करने वाले 1-2 दिन में। ये इंटेल आई थी, फ्रेंच इंटेलिजेंस से बनाया। तभी मैक्रोन कह रहे थे कि ट्रम्प का यहां से जाना बड़ी अच्छी बात है जी, वी आर हैप्पी। नहीं तो G7 छोड़ के जा रहे हैं, ही शुड बी हैप्पी। और जब वो आए, तुरंत मुल्ला मुनीर को तलब किया गया। ये 4 सीजन्स होटल में बैठा था सर। इसके बाहर इसके मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, गाली गलौच हो रही थी, इसे बुचर वुचर जो भी कहा जा रहा था। तब ये आया। नहीं, उसके पहले ये मीटिंग शीटिंग कर चुका था। ये सेंटकॉम के हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में भी हो आया था, क्योंकि वो मतलब वहां बैठा था। वो उसको बैठे हुए हफ्ता हो गया था। हफ्ता हो गया था, मैं कह रहा हूँ यहाँ 4 सीजन तो में बैठा हफ्ते था। में ये सारी मीटिंग पेंटागन में, सेंटकॉम में, ये सब कराया था। तो ये यहाँ जब बैठा था, इसको ट्रम्प ने तलब किया, बोला बेटा इधर आ जा। देखिए, जब ये व्हाइट हाउस गया, कोई प्रेस नहीं था, कोई फोटो ऑप नहीं था, कोई हाथ मिलाने वाला जस्ट नहीं था, जो ट्रम्प का स्टाइल नहीं। यूजुअली बड़े ये फोटोग्राफ ये सब करता था। इसको बाहर उतार के पैदल चलाया गया। पैदल चलाया गया, इसको तलब किया गया सर। एक होता है मीटिंग के लिए बुलाने, को होता है तलब करना। यू हैव बीन गिवन अ डिमार्श, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिमार्श, अगर हम इंग्लिश में बोले। तुझे तलब किया गया, तू आजा जरा। जब ये अंदर गया वहां पे, तो इसको बोला, भाई देख मेरी बात सुन, तेरे को कुछ काम करने हमारे, और हमारा जो हमें जो ईरान के साथ कार्रवाई करनी है, तू ईरान का बॉर्डर बंद करेगा, एयर स्पेस बंद करेगा, उन्हें इंटेल नहीं देगा, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा, उन्हें कुछ भी नहीं देगा। और जो तूने उनको प्रॉमिस वॉमिस कर रखा है वो भूल जा। पैसे तुझे तेरे मिल जाएंगे, प्रीपेड जहाज वाले, तेरा जो रेट कार्ड है हमें पता क्या है, वो तुझे पैसा मिल जाएगा। अब तुझे उनको धोखा देना, तुझे उम्मा के बरादरों को धोखा देना, उम्मत को धोखा देना, कीमत ये है, डॉलर में देंगे हम। जैसे बोला, ठीक है साहब। अब एक बात बताइए सर, काहे का फील्ड मार्शल? मैं तो इसके बारे में कहता हूं, ये ऐसा आदमी है, अगर ट्रम्प कहेगा, ये अपनी कमीज है ना इसकी फील्ड मार्शल वाली, उतार के उसका जूता पॉलिश करके वापस कमीज लगाने वाला आदमी है। इसकी औकात इतनी है। इसको जो अमेरिका बहादुर ने कहा, बिल्कुल वो सुना और बिल्कुल उसने वो कार्रवाई की। आपको याद होगा, ये जब ईरान गया, इसको फुल मिलिट्री परेड मिली थी। ये बगदेर से मिला, ये खमेनी से मिला, मोहम्मद परकजीन से मिला। तब इन्होंने उनको बोला था, पुश कम टू शव, मैं तुम्हें न्यूक्लियर बम भी दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अब देखिए, कुछ दिन पहले जब ये वहां यूएस में बैठा था, तो ईरान ने बोला, जी मुसलमानों का हमारे साथ आना चाहिए, हमें न्यूक्लियर बम दे कोई। उससे पहले उनका एक पार्लियामेंटेरियन कह रहा था, हम शुरा काउंसिल के मेंबर है, हम इस्लामिक बम दो। अब इस्लामिक कंट्रियों में तो एक ही बस बम है, तो इसने बोला था। फिर ये भी खबर आई, जिसका इशाक डार का, मैं आई एम कोटिंग इशाक डार, जब ये मुनीर ने ये कहा, 4-6 घंटे बाद इशाक डार का मैंने एक वीडियो देखा। इशाक डार कह रहा, भाई मैंने खबर सुनी है कि ईरान में कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें न्यूक्लियर बम देने का वायदा किया था और ये डेली मेल ने उठा लिया है। और मैं आपको बता दूं, जब डेली मेल ने उठाया तो मैंने सोचा मैं इस पर प्रतिक्रिया दूं, मैं इस पर जवाब दूं। ऐसा पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। जो पाकिस्तान का इस्लामिक बम है या अपना बम है, दैट इज फॉर आवर ओन डेटरेंस, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। तो मतलब जिस इस्लामिक बम के नाम पे 50 साल तक ज़कात और खैरात मांगते रहे, इशाक डार ने 5 या 6 घंटे बाद बोल दिया, कौन सा बम, केड़ा बम? बम तो हमारा, तुम्हारे लिए थोड़ी ना, कौन सा इस्लामिक बम, ये तो हमारी पर्सनल डेटरेंस के लिए है। तो देखिए, ये सारा काम वहां इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, इसकी अच्छी तरह से मालिश पॉलिश हुई, और बोला बेटा औकात में रहे और ये कर। अब बोलेंगे इसका लेवरेज क्या है? सर, लेवरेज इस पे एक है। आपको ये होगा, सीडीसी पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा, इनका सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स। तब
बाइडेन ही था तब इन्होंने हाथ जोड़े थे, भैया हमारी मिलिट्री और हमारे मुल्ले जनरलों पे वो सैंक्शन मत लगाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे सैंक्शन नहीं लगाना, जो आसिम मुनीर था। अगर आज ट्रम्प चाहिए, आप जानते हैं थोड़ा सरफिरा, अगर इसने एक साइन मार दिया, सैंक्शन लगा दिए, तो इनके जितने भी एसेट्स हैं, जितना भी पैसा, जितनी भी प्रॉपर्टी जहां कहीं भी, वो तुरंत फ्रीज कर देगा अमेरिका। तो इसके पास लेवरेज भी था, इसके पास ब्लैकमेल भी था अमेरिका के पास, और बोला यू ब्लडी गो एंड फॉलो माय ऑर्डर्स, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। और ये इस्लाम उम्मत उम्मत के पतंगे उड़ाना छोड़ दे। और अगर आप वो किस्सा माने, मुझे नहीं पता वो कितना एक्यूरेट, जो कहते बगदेर को इसने घड़ी दी थी जिसमें जीपीएस था, उसी घड़ी से उसको ठोक दिया, ये भी हो सकता है। तो अगर आज मैं बोलूं, एक एजेंट मुनीर, इसका नया नाम है एजेंट मुनीर, ये अमेरिकन एजेंट था, ये ईरान गया, उनका सारा हिसाब किताब समझ आया, जो भी रिपोर्टिंग करनी थी कर दी, सही टाइम पे एग्जैक्टली पाकिस्तानी स्टाइल उनको धोखा दे दिया, उनकी वाट लगा दी, और उनको जो भी अशोटिया दी थी सबसे बैक हो गया। और ट्रंप ने क्या पिलाया? कॉफी पिलाई। एक ट्रंप की कॉफी पे इनका फील्ड मार्शल गुलाटियां मार रहा, गुलाटियां। ये है पाकिस्तान की औकात, दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। ये मैंने बोला था भाई, ये ज्यादा दूर नहीं, इसको केवल ईरान के परिप्रेक्ष्य में बुलाया गया था संजय सर। दे वांटेड हिम नॉट टू इंटरवीन इन ईरान एंड दे वांटेड हिम टू डू अमेरिका व्हाट अमेरिका वांट्स टू डू इन ईरान। ये था, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप जो कह रहे हैं इनका एयर स्पेस यूज किया गया, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। ये तो वहां तो हर चीज बिकती है, हीरा मंडी है, कीमत फेंको, तमाशा देखो, मुन्नी नाचती है, मुनीर नाचता, मुन्नी नाचती, बस डॉलर उड़ाने वाला चाहिए, ऐसे उड़ाइए डॉलर, सब कुछ हो जाएगा। अब ट्रम्प तो यूं उड़ा दे, ट्रम्प तो बड़ा कदरदान है, सौ के उड़ाता है, ले ले। नहीं 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 नहीं, 100 को नहीं उड़ाता हुआ, एक एक के उड़ाता है। ये कहता है कि साहब ये हीरा मंडी की भी कुछ वक्त होनी चाहिए ना, क्वालिटी भी चाहिए, तो क्वालिटी के हिसाब से देता है। ये हीरा मंडी है, ये तो इसमें बदबू आती है इसमें से। तो मतलब मैंने तो सुना था, ठीक है, ये पुरानी है, एक्सपीरियंस्ड है, छल छदम आसानी से कर लेती है, तो इसको छल छदम करवाते हैं, तो यही काम मतलब करवाया है। बाप तो अमेरिका है ना, हाँ बाप तो अमेरिका है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। बाप तो अमेरिका है। बाकी अब ईरान क्या करेगा? सर ईरान के पास ज्यादा विकल्प नहीं। ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, ईरान कहता था जी मेरे पास कुछ 100 मिसाइल्स टिया 4। ईरान का जो पेंटागन ने मैथ निकाला, इनके पास 1800 बैलिस्टिक मिसाइल है मैक्सिमम, जिसमें से 450 ये पहले यूज कर चुके थे, कल तक 460 थे, आज का मिला के इन्होंने 40 और यूज किए। इन्होंने 40 और यूज किए, जो टोटल जो अकाउंट है आपका वो चला जाता करीब 500 तक। अब इनके पास जो मोबाइल लॉन्चर्स थे, मोबाइल लॉन्चर्स इनके पास बड़े हैं लेस देन 40-20, क्योंकि अगर आप कल से परसों से लेकर आज तक देखें, करीब 55 मोबाइल लॉन्चर इसराइल ने उड़ा दिए। अब इनकी समस्या क्या है, जहां से मिसाइल चलाते सर, उसकी ट्रेजेक्ट्री आती है, इसराइल जाके वहीं एग्जैक्टली पिन पॉइंट अटैक करता है, उसको उड़ा देता है। इनके मोबाइल लॉन्चर उड़ गए, इनका सारा हिसाब किताब उड़ गया। तो अब 20-40 मोबाइल लॉन्चर इनके पास है, और 70% आर्सनल इनका उड़ गया। इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब भी यूज कर लिया, वो वाला विकल्प भी गया। और आज जो इनका अटैक है, उससे पता लगता है इनके दिलों में कितना तेल था। इन आपको याद करिए, इन्होंने बोला था अगर हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया तो सेंचुरी का सबसे बड़ा अटैक, जो आप तक ह्यूमैनिटी ने नहीं देखा, उससे बड़ा अटैक हम इजराइल पे करेंगे। और आए क्या 40 मिसाइल ले देके 40 मिसाइल आए कुल। तो इसका मतलब है इनके पास बहुत ज्यादा आर्सनल नहीं बचा, या लॉन्चर नहीं बचा। पहले दिन तो 250 मिसाइल मारे थे। वही तो कह रहा हूँ, पहले दिन 250 बचाए थे, क्योंकि मिसाइल मैथ्स में इनके पास 1800 है सर। अगर 1800 में आप मान लीजिए 500 उन्होंने खप दिए, तो इनके पास 1300 बचे। उनमें चलते वलते प्लस माइनस भी कर लेंगे आप, और लॉन्चर गिनती के बहुत लिमिटेड बचे इनके पास मोबाइल लॉन्चर्स। तो इनके पास ज्यादा मारक क्षमता नहीं। ड्रोन भी कितने चलाए, अब तक 1000 चला चुके। इसके अलावा इनका एयरफोर्स उड़ नहीं पाया, इनकी नेवी कुछ कर नहीं पाई। खैर फौज का तो काम ही नहीं इस जंग में, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। और उसके परिप्रेक्ष्य में उल्टा आप ये देखिए, कल खमेनी रात को बंकर में छुपा, कह रहा भैया मैंने सक्सेसर 3 नॉमिनेट कर दिए। कौन सक्सेसर है? 3 मुल्ले नॉमिनेट कर दिए। मुल्ले कौन है? नाम नहीं बता रहा। और मजे की बात संजय सर, अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया। बेटे को नॉमिनेट करता तो उसको 100% इजराइल में ठोक देता। I don't know, I'm sorry, so many people are calling. मुर्तबा या मुर्तजा इसके बेटे का नाम है। अगर उसको नॉमिनेट करता तो उसको भी वही बिल्कुल ठोक दिया जाता। इसीलिए इसने अपने बेटे को डर के मारे नॉमिनेट नहीं किया। मेरा असेसमेंट कमी नहीं कहा सर, 70% इज इनकैपेसिटेटेड, मतलब बेड पे है, डाइंग है, मर रहा है। 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी इज ऑलरेडी डेड, क्योंकि बेटे को वो 2 सूरतों में नॉमिनेट नहीं करेगा। या तो उसको 100% पता है इजराइल आके मारेगा, या उसने नॉमिनेशन की ही नहीं है। अगर उसने नॉमिनेशन की नहीं तो बेटे को कहां से नॉमिनेट करेगा?
तो ये जो आज कह रहे हैं कि खमेनी इज अ रेड लाइन, अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखे, आप उसका बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखे, वो क्लियरली कह रहे हैं देयर इज नो रेड लाइन, खमेनी इज नॉट आउट ऑफ द बॉन्ड्स, खमेनी इज अ लेजिटिमेट टारगेट। और इजराइल कट्स ने कहा था पीछे जब इन्होंने हॉस्पिटल पे हमला किया था, बोला था विद इन 1 वीक विल एलिमिनेट खमेनी, खमेनी को हफ्ते में निपटा देंगे। और अब उसका बंकर में छुपना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जी, कुछ नहीं पता क्या है। और लास्ट 20-22 घंटे से किसी ने खमेनी का कोई नया वीडियो देखा? नहीं देखा। इज देयर अ टाइम स्टैम्प खमेनी इज अलाइव? देयर इज नो प्रूफ इवन ही इज अलाइव और डेड। और अगर आप ट्रम्प का स्टेटमेंट देखें, वी कैन किल हिम एनी डे बट नॉट एज ऑफ नाउ, विल टेक हिम आउट एनी टाइम बट नॉट लाइक एज ऑफ नाउ। वी नो हियर वेयर इज अ स्टिंग टारगेट, वो एक आसान टारगेट है और ये ट्रंप ने बोला था। इसके अलावा इसका जो आप देखेंगे, खमेनी के आसपास जितने जनरल थे, एक मैंने पिक्चर देखी जिसमें 10-15 जनरल इसके आसपास थे, सारे मर गए। इसके मुल्लों में हायरार्की नहीं है, आईआरजीसी में कमांडर नहीं है, तेहरान का पुलिस हेडक्वार्टर, तेहरान का पुलिस चीफ, एवरीथिंग इज डेड। अगर आप इनका ओवरऑल कमांड कंट्रोल देखिए, जिसमें हमने बात की थी, दिस डिकैपिटेटेड, देयर न्यूक्लियर, देयर मिलिट्री ब्रेन इज फ्यूज्ड। कौन डिसीजन ले रहा है? रीजनल कमांडर अपने अपने लेवल पे ले रहे हैं। और कल जो सबसे बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन आई थी, इनके काफी मिड लेवल के ऑफिसर्स आईआरजीसी के, दैट डेजिटिंग टू द सेंट्रल ईरान हिल्स, कौन का गांव है जो भी है उस तरफ वो भाग रहे, दैट लीविंग आईआरजीसी बिकॉज दे नो दे कैन नॉट विन दिस वॉर। और फिर जो इसमें असमंजस था, जो असमंजस, क्लासिकल असमंजस था, जैसे कल मैंने बोला भाई ये जो तुझसे और ट्रम्प करे, ये उनका ड्रामा है, दिस इज स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस व्हाट दे आर क्रिएटिंग। और मजे की बात देखिए संजय सर, जब वो ड्रामा चल रहा था, B2s वर ऑलरेडी इन द एयर, B2s वर ऑलरेडी इन द एयर ऑन द मिशन, और ये ड्रामा, अच्छा तूने ये मुझे कहा, मैंने तो ये कहा, ये ड्रामा था। कल मैंने बोला था भाई ये 48 आवर्स में दे विल हिट। रात को मैंने भारत विचार पे प्रोग्राम किया था, मैंने कहा 24 आवर्स नाउ दे विल 100% हिट। और अमेरिका पार्टिसिपेट करेगा लड़ाई में, क्योंकि अमेरिका के पास विकल्प ही नहीं है। ये जो ट्रम्प कर रहा, मैंने कहा इसे अमेरिकन अलतकिया कहूंगा मैं, इस अमेरिकन 2 हफ्ते के बाद सोचूंगा। मैं कहा 2 हफ्ते मींस इवन टुडे, ही इज जस्ट बिफूलिंग, ब्लफिंग देम। अब ऐसा थोड़ी कि बेवकूफ बनाने का काम इनका ही, अलतकिया यही कर सकते, तो रिवर्स अलतकिया भी तो होता, तुम्हें भी तो बेवकूफ बना दिया। और सबसे अच्छा मुझे लगा था जेनीवा में मीटिंग। मैं कहा भाई एक बात बताओ, यूके, फ्रांस और जर्मनी का लिवरेज क्या है? What is their leverage over Israel, or what is their leverage over USA? Nothing. So why should Israel or USA even listen to them? ये भी एक स्मोक स्क्रीन है, तो उसको बताने को अगराची को डिप्लोमेसी चल रही है, कार्रवाई चल रही है। और अगराची को देखिए, कहता मैं यूएस से बात नहीं करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा। यूएस से तब बात करूंगा पहले इजराइल को बोलो बमबारी रोक दे। भाई एक बात बता, अगर तू यूएस से बात नहीं करेगा, फ्रांस, जर्मनी और यूके क्या यार युद्ध रुकवा देंगे? उनका लेवरेज क्या है? जो अब तक अगराची कर रहा था ना सर पहले, हर संडे मीटिंग, तो उसके साथ भी अब संडे वाला खेल खेल दिया उन्होंने। तो ये जो बड़ा बढ़िया अटैक रहा, बढ़िया जबरदस्त अटैक रहा, इट हैज बीन वन ऑफ द क्लासिक्स। और अब जो सुनने में है कि फर्दों पे इन्होंने 12 GBU-57 यूज किए हैं, बाकी जगह टोमाहॉक्स से इन्होंने बाकी साइटों को ठोका है। एंड इश्फाखान, नेटेंस और फर्दो तीनों हैव बीन डिसिमेटेड, ऑल द 3 साइट्स आर डेड नाउ। 12 बंकर बस्टर्स के बाद, GBU-57 के बाद, आई डोंट थिंक कुछ उस साइट में बचा रहेगा। हाँ, अब ये ईरान वाले जरूर कह रहे हैं कि इतना डैमेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब बकवासबाजी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप इस्फहान की बात करें, लोग हमारे एक चीज में हमेशा फंस जाते हैं, रेडिएशन है, रेडिएशन है, रेडिएशन है, नहीं है। इस्फहान की बात करें, उसमें एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम का कॉम्प्लेक्स होता था। जब उसकी बॉम्बिंग हुई, जैसे ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मॉइस्चर के या एयर के कॉन्टैक्ट में आता, इमीडिएटली इट मेक्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सर इतना कंटेजियस है, इतना जहरीला है, ये अगर किसी पे गिरे तो वैसे काटता है, स्किन जला देता है। लिटिल कंटेमिनेशन इन द वाटर लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। और बिकॉज ये यूरेनियम का प्रोडक्ट है, तो इसकी हाफ लाइफ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर इवन इफ द रेडिएशन लेक इज नॉट देयर, ऑल द साइट्स आर कंटेमिनेटेड। और उस पे सोचिए, अब टोमाहॉक्स की पाउंडिंग हुई, तो जब टोमाहॉक्स की पाउंडिंग हुई, द साइट्स आर नॉट यूजेबल, दे आर ऑलरेडी कंटेमिनेटेड। द रेडिएशन माइट और माइट नॉट टेक। बाय द वे, अभी एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो हेड है, एजेंसी का जो हेड है, ग्रॉसी, उसने कहा एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है, मुझे लगता है फर्दों को लेके करनी है। बाकी 2 साइट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, फर्दों में जितना भी एनरिच यूरेनियम था सर, इन्होंने फर्दों में छुपाया था। एज्यूमिंग ये साइट फोर्टिफाइड है, इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, B2 के बिना ये साइट टूटेगी नहीं, विदाउट B2 बॉम्बर्स दे विल नॉट डिसमेंटल इट। और कल देखिए ट्रम्प रात बात, मैं इनफैक्ट 3-4 बजे तक जग रहा था, कुछ नहीं हुआ। आई स्लेप्ट एट अराउंड 4 AM। 4 बजे के बाद मैं 7:30 कहीं उठा, तब तक सारा कार्रवाई हो गई थी। मैं कहा यार इसी विंडो में करनी थी, बट एनी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सारी कार्रवाई इन्होंने कर दी थी।
और ये बिल्कुल अमेरिका का प्लान जो है बिल्कुल निशाने पे बैठा, तीर निशाने पे बैठा। इनका न्यूक्लियर ड्रीम इज शटर्ड, मुल्ला रेजिम इज ऑन द रन। और अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू के देखें, 4 पॉइंटों पे बात कर रहा था संजय सर, कह रहा न्यूक्लियर खत्म चाहिए मुझे, मुल्ला रेजिम ओवर, मुझे इनका सारा मिसाइल सिस्टम और ड्रोन सिस्टम खत्म, और चौथी बात, इनके प्रॉक्सीज हैव टू बी डिसमेंटल्ड। अगर ये होतीज और हिजबुल्लाह अब आते हैं बीच में, दे विल बी आल्सो डिसिमेटेड। इजराइल हैज गिवन देम एनफ बेट, मरशाद को अटैक करके, क्वाम को अटैक करके। अगर जो ईरान का टीवी दिखा रहा था, देखो जी हमारे नंबर 1 रेलिजियसिटी, नंबर 2 रेलिजियसिटी पे अटैक किया, जबकि उन्होंने श्राइन्स को टच नहीं किया, वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, मिलिट्री फैसिलिटीज को इजराइल ने अटैक किया। अगर वो लेके ये हिजबुल्लाह वाले, ये तो इनका वही तरीका है कि साहब के रिलीजियस बिल्डिंग्स के पीछे आप अपनी फैसिलिटीज छुपा दो, जिस तरह से आप हमास करता है बिल्कुल गाजा में, जैसे हमास करता है कि साहब हॉस्पिटल्स के नीचे टनल बना देता है। बिल्कुल वही टेक्निक है कि साहब जो होली सिटीज हैं उसमें बनाओ, ये टच नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं टच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए सर, ये जो मरशाद पे अटैक हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटो दिखाई इमाम रेजा की शाइन और उसके पीछे आग, जबकि इजरायलीज हैव नॉट टच्ड द शाइन। शाइन और फैसिलिटी में 30 किलोमीटर का फर्क है, राइट? तो इन्होंने उसको दिखाया। अब ये क्वाम में भी दिखा रहे थे सेकंड होली साइन, और यहाँ यहूदियों का हमला हुआ, इसीलिए तो इन्होंने IRGC का हेडक्वार्टर उड़ाया। इसीलिए संजय सर इन्होंने इनके टीवी स्टेशन उड़ाए, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू फ्लेयर दिस रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हैं जो इनके हाथ में अभी है ईरान के, एक है कि अगर इन्होंने अल्टीमेट पागलपन कर दिया अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स पे हमला करके, देन देयर विल बी डेवास्टेशन, ईरान विल बी डेवास्टेटेड। आई होप एंड प्रे दे डोंट डू इट। दूसरा इनके पास विकल्प है कि अगर इन्होंने आसपास के कंट्रियों की रिफाइनरियों पे रॉकेट छोड़े, दैट विल बी अगेन अ डेवास्टेशन। तीसरा विकल्प था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना, बट पीट हेगसेथ का आप स्टेटमेंट देखेंगे, वी आर रेडी। अगर होतियों ने आपकी बार हमाकत की, अमेरिका विल बर्न देम, दे विल नॉट से कि कौन मरेगा कौन बचेगा, दे विल डिसमेंटल देम। नहीं, हुतीज तो रेड सी को बंद करेंगे ना, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के लिए इनकी जो नेवल बेस है बंदर अब्बास में, नहीं कर वहां से ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन आज बंदर अब्बास पे नेवल बेस पे भी इजराइल ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक कर दिया। और आज अभी दोपहर में लेबनान पे भी स्ट्राइक चल रही थी कि हिजबुल्लाह कुछ ना करे। एक लास्ट वेपन संजय सर इनके पास रहता है, मैंने सुना है कि IRGC ने जो ईरानियन डायस्पोरा है उसमें कुछ कुछ अपने लोग घुसा दिए हर जगह। ना वो लोन वुल्फ अटैक्स, लाइक वो मास शूटिंग, वो चाकू छुरी वाला अटैक, तेजाब वाला अटैक, वो उल्टे सीधे अटैक जो टिपिकल इनके स्टाइल के अटैक होते हैं, वो वाला अटैक ना करे, वो ये कर सकते। इसीलिए आप देखिए न्यूयॉर्क सिटी में जहां भी ज्यूइश कम्युनिटी है उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जहां भी ज्यूइश सिनेगॉग्स है उनको बहुत सिक्योर किया गया, ज्यूइश एरियाज को सिक्योर किया है। ये सब कर सकते हैं। माइनस दैट मुझे नहीं लगता इनके पास बहुत ज्यादा विकल्प है कुछ करने का, क्योंकि अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखें, उसने कहा था कि ईरान लॉस्ट द वॉर इन द फर्स्ट नाइट ओनली। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला हिसाब किताब था, पहले दिन ही हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा लेते। वही हाल इनकी हुई। और आज इन्होंने मोदी जी को फोन किया, मोदी जी ने इनको फोन नहीं किया, इन्होंने मोदी जी को फोन किया, 45 मिनट बात की, बोला हाय अल्लाह मुसलमान मार दी। वही वाली बात, ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, विक्टिम कार्ड लो, हाय अल्लाह मुसलमान मार दी। 40 साल तक कह रहे थे डेट टू अमेरिका, 40 साल तक कह रहे थे डेट टू इजराइल, वी हैव टू एनहिलेट इजराइल, वी हैव टू वाइप आउट ज्यूज। तब तो याद नहीं आया अमेरिका, तब तो याद नहीं आया मोदी की। और आज क्या कह रहे, यूएन ने, यूएन का परमानेंट सिक्योरिटी का मेंबर है, यूएनएससी का मेंबर है, और आपने यूएन चार्टर्स का वायलेशन किया। और जब तुम कह रहे हो डेथ टू अमेरिका 40 साल से, तब तुम यूएन चार्टर्स को हवा दे रहे थे। डेथ टू इजराइल 40 साल से हर जगह, इसकी डेथ, उसकी डेथ, ये मरेगा, आज इसको मारेंगे, आज उसको मारेंगे। एंड व्हाट द हेल इज दिस? और जब तुम्हारी अपनी लग गई, अब यूएन की याद आ रही है, अब तुम्हें भागने जा रहा पुतिन के पास। भैया पुतिन ने तो पहले ही बोल दिया 2 दिन पहले कि मैंने तुम्हें बोला था ज्वाइंट मिसाइल फील्ड डेवलप करो, तुमने नहीं मना कर दिया, तो मैं क्या करूं? और अगर इनको लगता था S-300 और ये जो है ना Bavar 373, इससे दे कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट F-35 एंड B-2 बॉम्बर्स, दैट इज इम्पॉसिबल। वो इनको समझना चाहिए था। सर अगर 6 B-2 आपके आसमान में है, 6 इज ऑलमोस्ट 33% ऑफ द टोटल अमेरिकन लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। 12 मिसाइलें इन्होंने दाग दी है, $20-30 बिलियन का एक वो मिसाइल है GB-57। 3 महीने लगते एक मिसाइल को बनाने में। टोटल 20 मिसाइलें अमेरिका के पास रखी है, उसमें से 12 दाग दी उन्होंने, तो मतलब दे मीन बिजनेस। तो आपको अब भी समझ नहीं आ रहा था किससे पंगे ले रहे हो, किस बात पे पंगे ले रहे थे। और ये जो कहना कि नहीं साइट ठीक है, इंशाल्लाह वहां कुछ नहीं हुआ, उस साइट के अंदर 300 लोग अभी भी होते हैं। 100 न्यूक्लियर साइंटिस्ट,
100 टेक्नीशियन और 100 IRGC के लोग जो उसको गार्ड करते हैं। तो मतलब साइट के साथ आज सॉरी सब बहुत फोन आ रहे हैं, तो इसको मैं आई विल पुट इट इन फोन आ रहे होंगे ना, कह रहे होंगे साहब आ जाइए आ जाइए। वही है। मैं आज देखिए साइट में मौसमी टीवी वाले मौसम पे ही बुलाते हैं, वैसे नहीं बुलाते। सर आज इस साइट में देखेंगे अगर आप, तो इस साइट में जो आप देखेंगे 300 लोग तो साथ गए हैं साइट के, 300 साइट साथ गए। ये जो मैं आपको UF6 की बात कर रहा था, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसके बाद इशफा खान इज अनयूजेबल। नेटन्स को ये पहले 2 बार डिसमेंटल करें, फिर इसकी पाउंडिंग की है। और अगर आप कोई कहता है द साइट्स आर इंटैक्ट एंड ऑल, दैट इज इम्पॉसिबल सर, द साइट्स हैव बीन डिसिमेटेड। और ट्रंप का देखेंगे, नेतन्याहू का देखेंगे, वो हैव डिसिमेटेड द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। दैट इज द रियलिटी। अब अगर ईरान के पास विकल्प क्या है, अगर ईरान का अगराची कह रहा है डिप्लोमेसी इज आउट ऑफ द टेबल, मैं कह रहा हूं भाई तेरे पास ऑप्शन क्या है? तेरे पास पहले एक ही थी कि भाई ये इस चीज को मैं एनरिच नहीं करूंगा, दिस इज माई, ये मेरा नेगोशिएटिंग पेन था। अगर यही टूट गया तो तेरे पास व्हाट यू हैव टू ऑफर? regime change will happen, you can't retaliate, you have no air force। और तुम्हारे 2-4 F4 पड़े थे उनको भी ठोक दिया, तुम्हारे 8 हेलीकॉप्टर पड़े थे उनको भी ठोक दिया, तेहरान के आसपास तुम्हारा सारा तेल जला लिया, your commanders are dead, your leader is in hiding, there is nobody except मोहम्मद परकजीन, अगराची और विदेश मंत्री कोई है ही नहीं। विदेश मंत्री भी छुपा हुआ क्योंकि वो इजराइल के टारगेट। विदेश मंत्री आज इस्तांबुल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। नहीं सॉरी, मैं डिफेंस मिनिस्टर छुपा है, जो ब्रिगेडियर था जिसने अमेरिकन बेसिस को धमकी दी, वो बंकर में छुपा है। विदेश मंत्री इस्तांबुल से कॉन्फ्रेंस कर रहा, वो गया था ना सर, कल वो गया था, वो कल आलमी मुल्ला कांग्रेस हुआ था ना या इस्तांबुल में, कुछ मुस्लिम कांग्रेस, वहां पे सबको बुलाया था। और पर पाकिस्तानी मुझे लगता है वहां गए नहीं, पर पाकिस्तानियों ने आज बड़ी मजम्मत की है जब कार्रवाई। पाकिस्तानियों को तो वहां OIC के ह्यूमन राइट्स चैप्टर का अध्यक्ष बना दिया गया है। दे विल लुक आफ्टर ह्यूमन राइट्स ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज। क्या बात है, वहां ह्यूमन राइट्स होते भी हैं? मतलब ये तो वो हो गया ना मिनिस्टर विदाउट नो पोर्टफोलियो। ये अलग बात है, लेकिन हाँ आज वैसे कल उन्होंने पाकिस्तानियों ने नोबेल पीस प्राइज प्रपोज किया, आज उन्होंने उनकी मजम्मत कर दी और इन बिटवीन अपनी एयर स्पेस और सब कुछ जो है वो दे दी है, सब कुछ कर दिया है सर। पाकिस्तान की तो कैफियत और फितरत ही यही है, आप देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के बाद में अगर आप देखिए, सऊदी अरब को थोड़ी ना कुछ बोल रहा, वो कह रहा हमारे जो रेडिएशन एक्सपर्ट्स है वो देख रहे कोई रेडिएशन लीक तो नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांटेड ईरान टू पेरिश, एवरीबॉडी वांटेड खमेनी टू पेरिश। सच्चाई तो ये है, बाकी ये मिलते मिलते जरूर है, बट यूनिटी कहाँ है? शिया सुन्नी वाला बैर तो आप जानते सर कितना पुराना है। और खमेनी में एक दिक्कत थी, खमेनी किसी से नहीं मिलता था। अगर खमेनी जाएगा तो अपने पट्टे को भेज देगा, रईसी हो या मोहम्मद परकजीन हो, उसको भेजेगा मिलने, खुद नहीं मिलता था। मतलब खुद उसका स्टैचर था, तुम्हें आना तो यहाँ मुझसे मिलना, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। ये भी एक उसकी अकड़ थी, मैं किसी से मिलूंगा नहीं। मुझे लगता थी, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज स्टिल देयर, जो मेरा असेसमेंट है। और इसके बाद 50% ज्यादा चांस है गया, 70 से 80% चांस है ही इज डाइंग ऑफ ब्रेड रिडन, मतलब ही इज इनकैपेसिटेटेड। ये अभी मतलब पूरा है नहीं, क्योंकि सर उसका पीछे खबर आई थी, उसका दिमागी तवज्जुन हिल गया है, बिकॉज उसके सारे लोग जो उसके आसपास है, दे हैव बीन ऑल एलिमिनेटेड। सर बेटे को क्यों नहीं नॉमिनेट किया? आप एक बार बताइए, बेटे को क्यों नहीं नॉमिनेट? तो शुरू से कहता मेरा बेटा बनेगा। तो दो ही सूरत हो सकती ना, या तो दद्दू है नहीं, तो जो नॉमिनेशन था वो किसी और ने कर दिया, या दद्दू को इतना डर लग रहा कि बेटे को नॉमिनेट करूंगा तुरंत इजराइल ठोक देगा। क्योंकि जिसको नॉमिनेट कर रहे हो आजकल 48 घंटे का समय इजराइल लेता है, सबको DTS सर्विस में बिठा देता है। डायरेक्ट हूर जो सीधे हूरों के पास जाती है, उस सर्विस डायरेक्ट टू हूर सर्विस, DTH तो DTS सर्विस में बिठा देता है। तो अब ये वाली जो ये मेरे सामने, इसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, मेरे सामने ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स आई हैं फोर्डो की, ट्विटर पे चल रही है, और उसके हिसाब से जो आप छेद देखेंगे फोर्डो के ऊपर, वो जो फोर्डा माउंटेन है फोर्डो के ऊपर, उसमें पूरा इतना बड़ा छेद कर दिया है, मल्टीपल फुटबॉल ग्राउंड जितना, मल्टीपल फुटबॉल ग्राउंड जितना, और कोई और तरीका नहीं है उसके बाद में इनके पास बचने का, क्योंकि वो तो खत्म हो गया मामला, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो गया सर। और ये सुनने में ना 2 यूज किए, पहले एक गया जैसे GBU 57 एक गया, उसके बाद दूसरा डाला वहीं। हाँ ये देखिए बगल में डाला, कितना पहाड़ तोड़ दिया। अरे ये देखिए पहाड़, 1 2, ये 1 2
3 3 तो ये 4 5 6 6 दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ साफ। 6 में 2-2 डाले हैं, ये 6 देखिए क्रेटर अलग, है, 2-2 डाले हैं। एक ही है यहाँ से, ये 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। इनको एग्जैक्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स तो पता ही थे, सब बिल्कुल पता ही थे प्रिसाइज टारगेटिंग करके हिट किया है। अंदर शायद ही कोई बचा हो। सर। 300 लोग होते हैं इसके अंदर, कोई नहीं बचा होगा, 100% मर गए होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये जो CNN ने रिपोर्ट किया था, ये तो ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ, CNN ने बोला 12 GBU 57 वर यूज, पहले 6 डाले और जहां वो टनल सी बनी उसमें फिर एक और डाला, ताकि अगर कोई नीचे वीचे कोई गलती से कुछ बच कुचा गया हो उसको भी निपटा दो। अब इसके बाद भी अगर कोई कहता साइट कंटेमिनेट नहीं हुई, साइट डिस्ट्रॉय नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू डिस्ट्रॉय साइट। पहाड़ फोड़ दिया आपने, बर्बाद कर दिया। और GBU 57 बनाई था 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए, नॉर्थ कोरिया की साइट्स, ईरान की साइट्स और चाइना की साइट्स। स्पेशली ईरान की साइट्स के लिए ये डेवलपमेंट हुआ था, जिसपे $500 मिलियन का खर्चा किया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने। एक ऐसा बम बनाओ जो इतना नीचे जा सके, फर्दों का स्पेक दिया था, इसको फोड़ रहा है। ये तो बहुत पहले का काम है, इसलिए 20 एक बम रखे थे इनके पास, 12 इन्होंने यूज कर लिए, 8 रखे होंगे पीछे, प्रोडक्शन वैसे कर ली होगी इन्होंने और बनाने हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ के बाद ईरान के मुझे लगता है विकल्प नहीं, ईरान के पास कुछ नेगोशिएशन टेबल पे नहीं है। और ये जो मैं हमेशा एक चीज कहता था, मुल्ला वेयरिंग ब्लैक डेप कैन नॉट डिटरमाइन हु विल लिव एंड हु विल डाई, ये एक बात सच हो गई। यू कैन नॉट डिटरमाइन हु विल लिव एंड हु विल डाई, यू कैन नॉट डिटरमाइन कि ये यहूदियन को मारना पड़ेगा, ये यहूद है, ये हनूद है, इनको मारूंगा मैं। दिस इस्लामिक हेजेमनी जो पिछले 40 साल से चल रही थी एंड वाज गेटिंग अनचेक्ड, इट हैज बीन नाउ डिसिमेटेड। और अब इन सबको औकात में रहना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, और पाकिस्तान को भी ये समझना पड़ेगा, अगर फर्दो जा सकता है तो कहूटा भी जा सकता है, क्योंकि कहूटा इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स। अगर फर्दो जा सकता है तो व्हाट, व्हाई कहूटा, व्हाई नॉट कहूटा? कहूटा भी जा सकता है इफ पुश कम्स टू शव। तो अगर उनको लगता है कि उनके पास अभी कुछ बचा कुछ है, तो अपनी औकात में रहें और चुपचाप रहे। और कल अमित शाह जी ने ये भी बोल दिया, बोला अब तो इंडस वाटर TT परमानेंट कैंसल है, तुम्हें पानी देंगे ही नहीं। अब बताओ मुल्ला मुनीर क्या करेगा? और ये जो ईरानी कहते थे हमारे पास जी 100 मिसाइल स्टीज है, 100 मिसाइल स्टीज में तो फिर हम मिलियंस ऑफ मिसाइल है, कौन से मिलियन मिसाइल है, चलाते क्यों नहीं? इतना यहूदियों को तड़पाएंगे कि दुनिया देखती है। सेंचुरीज बिगेस्ट रिटेलिएशन, सेंचुरीज बिगेस्ट रिटेलिएशन इज 40 मिसाइल्स, दैट इज व्हाट द सेंचुरीज बिगेस्ट रिटेलिएशन इज। सर, इट इज अ गेम ओवर, इट इज अ स्टोरी ओवर, इनके पास कुछ नहीं बचा एंड द रेजिम विल फॉल। अब ये शाह के बेटे को बिठाएंगे, किसी और को बिठाएंगे, या परकजीन को खड़ा करेंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था संजय सर, दे विल नॉट टच मोहम्मद परकजीन बिकॉज ही कैन बी यूज्ड। और अगर आप खुमैनी का स्ट्रक्चर देखिए, परकजीन नहीं है, उसका नाम पेजेश्कियान है, पेजेश्कियान, maybe my pronunciation is not so good, पेजेश्कियान, he can be used, पेजेश्कियान। आप तो कश्मीरी है ना? जी। आप कश्मीर में नहीं रहे लगता कभी, उर्दू नहीं पढ़ाई गई आपको लगता है? नहीं, उर्दू मैंने पढ़ी नहीं सर, रहा तो हूं मैं बहुत सा रहा, पर मैंने उर्दू पढ़ी नहीं। अच्छा, मतलब आप जो थे वो आप कट्टर हिंदू थे, कट्टरता थी आप में? हाँ, उर्दू पढ़ी नहीं मैंने, एक एडिशनल लैंग्वेज का ऑप्शन होता ना, मैं कहा ये नहीं पढ़नी है। आई वाज देयर अप टू 8th, मैंने 8वीं कक्षा तक, वहां से 8वीं 9वीं कक्षा तक पास की थी, देन वी लेफ्ट इन 1990। तो मैंने उर्दू पढ़ी नहीं कभी, मैं एडिशनल लैंग्वेज थी तो मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं उसमें फेल भी हो गया। मैंने कहा फेल कर दो, मैं पढ़ूंगा नहीं, स्वेयर टू गॉड, मैं नहीं पढ़ता, ये मुझे नहीं सीखनी। तो मतलब आई डिड नॉट गो, मैं कहा फेल करना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, एडिशनल लैंग्वेज ही तो है। तो आई डिड नॉट, मैंने उर्दू पढ़ी नहीं क्योंकि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं थी। तो ये वाली इनकी कहानी है सर। एंड द स्टोरी इज नाउ, मिडिल ईस्ट में पावर का बैलेंस बदल गया है, मिडिल ईस्ट में इक्वेशंस हैव चेंज्ड, और थैंकफुली दिस न्यूक्लियर ब्लफ इज ओवर। क्योंकि MBS ने कहा था अगर इनके पास बम आ गया तो भाई मैं किसी भी कीमत पे कुछ भी करके बम लूंगा, विच वुड हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ पैराडाइम्स इन द मिडिल ईस्ट। और हकीकत यही है कि पूरे 57 मुसलमान मुल्क कहीं भी बैठे, कहीं भी मीटिंग कर ले, इस छोटे से इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज भी इजराइल सब पे भारी है, सब पे भारी है। मतलब तुम यहाँ मीटिंग करो, वहां मीटिंग करो, ये कांग्रेस बुलाओ, यहाँ अधिवेशन बुलाओ, पर इजराइल का कुछ नहीं कर पाओगे। छोटा सा इजराइल तुम सब पे भारी है। और एक बार मिलके भी अटैक करने की सोची थी, तब भी कुछ नहीं कर पाए। आज ईरान कह रहा था जी मैं न्यूक्लियर बना रहा हूँ, पहाड़ के अंदर बना रहा हूँ, झरने के पीछे बना रहा हूँ, दरिया के नीचे बना रहा हूँ, उसको भी आके इजराइल ने उड़वा दिया। और अमेरिका और इजराइल की अब ये जो आप दोस्ती देख रहे हैं, इट इज एट अ न्यू पैराडाइम। आई थैंक गॉड इट इज ट्रम्प। अगर यहाँ ये बरकत हुसैन ओबामा होता तो ये सब नहीं होता, अगर बाइडेन होता तब भी नहीं होता। ओबामा तो होने ही नहीं देता। आपको पता, ओबामा को ने 2 बार ओसामा बिन लादेन का अटेम्प्ट अबॉर्ट करा दिया।
उसने ये बोला कि पाकिस्तान बहुत बड़ा पावर है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये XYZ है। आप सोचिए कहां अमेरिका का मिलिट्री माइट और कहां ये नंगू पंगू पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन को छोड़ दो क्योंकि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहते, ये ओबामा ने कहा था। और उसी पाकिस्तान को हमने नंगा कर करके भगाया है, गीली चप्पलों से मारा भी पीछे उसको। और दिस इज बिकॉज अल्टीमेटली ओबामा वांटेड टू प्रोटेक्ट ओसामा, दोनों ही भाई भाई हैं इन अ वे, तो उसको प्रोटेक्ट करना था, क्यों क्यों मरवाएगा उसको। वो तो फिर मजबूरी हुई, बेनगाजी वगैरह में इनके लफड़े हो गए, दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, इलेक्शन आ रहा था। बट जो ट्रंप ने हिम्मत दिखाई है एडमिस्ट ऑल द थ्रेट्स, कल तक भी थ्रेट करते विल टारगेट ऑल योर न्यूक्लियर बेसिस, सॉरी विल ऑल टारगेट ऑल योर मिडिल ईस्टर्न बेसिस, हम सबकी बेसों पे हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सर औकात नहीं है ना, कितनों से पंगे लेंगे आप? अमेरिका से पंगे लेंगे, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, सबसे पंगे लेंगे तो करेंगे क्या? बचाने कौन आएगा? तैयब अर्दोगन। तैयब अर्दोगन के पास बेचारे के पास एक ड्रोन था इस्लामी टेक, वो भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिया, तब से उसके ड्रोनों की दुकान भी बंद हो गई। तो अब माइनस चाइना, तुम्हारे पास हथियार तो कहीं आ ही नहीं सकता। और चीनियों की इतनी औकात नहीं वो सामने से आके लड़े, क्योंकि वो अब भी शिंजू पढ़ते हैं। शिंजू में क्या लिखा है? हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। वो उसी दुनिया में अब भी 43 साल पहले, 45 साल, 46 साल पहले वियतनाम ने उनकी धो धो के पिटाई की। बस वहां क्या होता है, एक जनरल निपट गया, दूसरे को निपटा दिया, शीप को जिसपे शक हुआ उसको निपटा दिया। दैट इज व्हाट चाइना इज। बट चाइना कैन नेवर एवर फाइट अ वॉर। चाइना की हिम्मत ही नहीं हो कहीं खड़ा हो जाए, और चाइना कभी अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होगा सर, दैट दे विल नेवर कम। दिस द थिंग इज दैट हिस्ट्री हैज बीन रिटन। और मेरा एक और कहना है, मुझे लगता है आप देखिए जिस दिन G7 से ये हमारे ट्रंप साहब भाग गए थे, मोदी जी से मिल नहीं पाए। आपको याद है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो विक्रम मिस्री ने कहा कि भाई ट्रंप इंसिस्टेड ऑन हैविंग अ कॉल विद मोदी, ट्रंप इंसिस्टेड ऑन हैविंग अ कॉल विद मोदी। मेरा ये मानना है, मेरा ये एनालिसिस है कि उस कॉल में मोदी जी को भी ट्रंप ने कुछ ना कुछ जरूर बता दिया था, कि क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट दे हैड डिसाइडेड दे आर गोइंग टू अटैक फॉरदो, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बता दिया होगा, ऐसा विल सी। अब ये तो नहीं बताया होगा, अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ जरूर बता दिया होगा कि भाई देखो ऐसे होने वाला है, ऐसे हम करेंगे और हम अटैक जरूर करेंगे। और आई थिंक व्हाई डिड ट्रंप इंसिस्ट ऑन हैविंग अ कॉल विद मोदी? आई थिंक ही वांटेड टू अपडेट हिम एज अ ग्लोबल लीडर कि जी ऐसा हमारा विचार है, जरा आप देखिएगा। और आज भी ये ईरान के प्रेसिडेंट ने फोन किया, हमने फोन नहीं किया, उसने फोन किया, 45 मिनट तक वो बात करता रहा। अब हमने कहा ठीक है जी, एक डेस्केलेशन होना चाहिए। तो अब तो डेस्केलेशन तो ट्रंप भी कह रहा भाई पीस तुम्हारे हाथ में है, अगर पीस चाहते हो तो ठीक है, लड़ाई चाहते हो तो यू आर ऑल द वीक, यू आर मोर वल्नरेबल, यू आर इनसिक्योर, इट इज गोइंग टू बी मच मच इजियर फॉर अस। और अब दिखाए ना अपना इस्लामी जोहर, तुम तो कह रहे हो इस्लामी जोहर है हमारे, तो गाजी गजनी पता नहीं क्या क्या, तो दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ तुम कैसे काफिरों को खत्म कर दोगे। सर कहने की बातें हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस्लाम में प्रोपोगंडा ताकत से ज्यादा बिकती है। प्रोपोगंडा के नाम पे अगर काम हो रहा तो ताकत की क्या जरूरत है? पर व्हाट आई लाइक टुडे अबाउट बेंजामिन नेतन्याहू इज व्हाट आई अगेन बिलीव इज ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर है तभी पीस हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। आप वो पाकिस्तान हो, वो ईरान हो, कल को बांग्लादेश हो, वो कोई भी हो, अगर आपके पास शक्ति है यू कैन 101% एंश्योर पीस, नहीं तो पीस नहीं आएगी। और अभी जो एक ब्रेकिंग अपडेट आया है, ये भी माना जा रहा है, ये जो एडिश यूरेनियम था इन्होंने फर्दों में सारा स्टोर कर रखा था, क्योंकि इन्हें लगता था ये सबसे सिक्योर्ड साइट है, ये कभी नहीं ठुकेगी और यहां तक कोई नहीं पहुंचेगा अनलेस एंड अनटिल अमेरिका का B2 आएगा। इट्स 101% सिक्योर्ड साइट, ये यूरेनियम यहीं रखिए। और अब आप सोचिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बॉस कह रहा कि अर्जेंट मीटिंग करो ईरान पे। तो मुझे लगता है कि अगर वो यूरेनियम वहां है और ये साइटें पूरी डिसमेंटल हो गई है, आर वी लुकिंग फॉर अ रेडिएशन लीक? अगर रेडिएशन लीक होगा तो मान के चलिए जो उसका क्वाम का एरिया उसके आसपास है, और इवन अप टू तेहरान, क्योंकि 150 किलोमीटर कुल है ये तेहरान से, 180 किलोमीटर, हो सकता है बहुत बड़ा इवैक्यूएशन करना पड़े। क्या ये ईरान की मुल्ला रजीम उस पर मानेगी या आगे पिटेगी? क्या उस पर मान जाएगी या नहीं मानेगी? दैट विल आगे की आपने बात करी, मैं जरा एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप जी इसको सर। देखें। क्योंकि अब ये हो रहा है कि भाई ईरान जो है वो किस तरह का रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि जो इनकी 4,500 या 5,000 जो भी इनकी मिसाइल्स थी, उसमें से जो मीडियम रेंज यानी जो मीडियम और लॉन्ग रेंज थी वो तो सब हो गई एग्जॉस्ट। अब इनके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल बची हैं। तो मैं कहूँगा जरा डेस्क से थोड़ा सा वो शेयर कीजिए, जो मैप मैंने आपको डाला है उसको 1 मिनट शेयर कीजिए। ये देखें आप, ये
मेजर बेसिस यूज्ड बाय यूएस फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट। जी अब ये जो है आप इधर ये इज़मिर और इनचिर्लिक ये तो टर्की में है। तो टर्की तो जाने दीजिए, टर्की तो नेटो का मेंबर भी है। फिर ये देखिए इराक में इरबिल और ये आइन अल असद। इस आइन जी अल असद पे आप याद कीजिए कि 4-5 दिन पहले अटैक किया था इन्होंने, ईरान वालों ने करेक्ट इसके ऊपर। फिर उसके बाद आप गल्फ में देखें, देखिए 3 बेसेस कुवैत में, कैंप बेरिंग, कैंप आरिफ जान और कैंप पैट्रियट। फिर आप ये देखें कि बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है जी और ये आपके कायरो में, सॉरी कतर में अल उदैद एयरबेस है इनका, सेंटकॉम का। करेक्ट ये 5th फ्लीट भी सेंटकॉम के अंदर में ही आता है। करेक्ट ओमान करेक्ट में ये इनका ये कैंप जस्टिस है और ये थुमरैत एयरबेस बना रखा है और ये जाफरा एयरबेस है, ये यूएई में है। फिर ये 2 आपके प्रिंस सुल्तान एयरबेस और एस्कान विलेज एयरबेस ये सऊदी अरेबिया में है। तो इनके पास तो बहुत सारे टारगेट्स हैं। अगर ये टारगेट करना चाहें, ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका क्या अनुमान है? सर ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनको अभी 10 मिनट पहले इनका एक बयान जारी हुआ है कि यूएस का कोई भी बंदा और कोई भी स्टेट में इंस्टीट्यूशन अब रीजन में सुरक्षित नहीं है। ऐसा ऐसा इन्होंने अभी कहा है। सर ये लोग इन्होंने ना चीनियों से एक चीज बड़ी अच्छी सीखी है। चीनियों से दोस्ती करके करो कुछ ना करो, प्रोपोगंडा जरूर करो। प्रोपोगंडा इतनी करो कि लोग को सच लगे। मतलब वो कहते हैं ना, हवा बनाओ अपनी। मैं आप बताइए, इन्होंने कहा था अगर इसराइल हम अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को हटाओगे, विल हैव अ बिगेस्ट रिटेलिएशन ऑफ द सेंचुरी, 40 मिसाइल। दूसरी बात, यूएस के इतनी बेसिस आपके आसपास है तो रिटेलिएट करो। ट्रंप का कहना बिल्कुल क्लियर है, यूएस विल अटैक विद ऑल इट्स माइट एंड यू आर अ इजी टारगेट। आपका कोई डिफेंस नहीं है, वी आर डोमिनेटिंग योर स्काईज। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती करेंगे। वट हाँ ये जरूर क्या करवाएंगे, ये हुतियों से काम करवाएंगे, ये हिजबुल्लाह से कुछ ना कुछ करवाएंगे। दे विल ट्राई टू कम थ्रू द नॉर्दर्न साइड ऑफ इसराइल, बट इसराइल ने उसको फोर्टिफाई कर दिया होगा। तो नॉर्दर्न साइड में है, हम अटैक हुतियों से मिसाइल इलात पे ये करा सकते हैं जरूर। हुतियों से रेड सी की तरफ इधर उधर एक मिसाइल चलाना, इलात की तरफ मिसाइल चलाना, ये जरूर करा सकते हैं। बाय द वे, कल ईरान के एक मिसाइल से वो हाइफा में जो ओल्ड मॉस्क थी उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। मुझे लगता है जानबूझ के तोड़ी होगी वो मस्जिद, इनको तकलीफ होगी उस मस्जिद से ईरानियों को, पर कोई बात नहीं, अब वो इनका आपस का मसला है। तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे सर, क्योंकि ट्रंप को अभी लाइसेंस टू किल चाहिए। ट्रंप को अगर इन्होंने लाइसेंस टू किल दे दिया, आधा तो उसी दिन दे दिया था जिस दिन इनकी एम्बेसी को डैमेज कर दिया था इन्होंने। और ट्रंप ने तो लगभग उसी दिन कह दिया था भाई एम्बेसी का मतलब इट इज अमेरिका। अगर आपने आज इनकी बेसिस पे अटैक कर लिया, दे विल अटैक यू विद योर फुल माइट एंड व्हाट विल यू प्रोटेक्ट? आपके पास जीरो प्रोटेक्शन है, न एयरफोर्स है, न एयर डिफेंस सिस्टम है, आपके पास रडार तक नहीं है। किस बात पे हमला करोगे? इफ यू वांट टू डू अ सुसाइड मिशन वो अलग बात है, पर उसमें अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ ईरान विल बी द इवेंचुअल कैजुअलिटी। और जो कुछ बचा कुचा काम है इसराइल का, वो फिर इसराइल की मदद करेगी, क्योंकि इसराइल को शायद हफ्ता भर लगे अभी मिशन को समेटने में। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था 3 हफ्ते का मेरा कार्यक्रम है। अगर इन्होंने हमला कर दिया, जो इसराइल का काम हफ्ते 1.5 हफ्ते में हो जाएगा, वो फिर अमेरिका की मदद से 2 दिन में निपटा लेंगे। तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते। मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे। हाँ, दे कैन यूज देयर प्रॉक्सीज, हाँ साइबर वॉरफेयर कर सकते हैं, और ये वो वाला चाकू छुर्री वाला काम जरूर कर सकते हैं। लोन वुल्फ अटैक्स, वहां चाकू मार दिया, छुर्री मार दी, कहीं शूटिंग करवा दी, ये सब ये काम जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा ये रेजिम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस रेजिम से लोग भी परेशान है सर। वो भी तो बेचारे फंसे पड़े हैं। आप देखिए, वो माशा लड़की याद है आपको, 22-23 साल की लड़की थी जिसका हेड स्कार्फ वो ठीक नहीं था, इसको मार दिया उन्होंने। वो तो शायद मशात से ही थी। माशा शायद नाम था उसका। वो मशात से ही थी जहां तक मुझे याद पड़ा। मशात से ही थी शायद तक, जहां तक मुझे भी याद है। तो उसको, आपको 23 साल की लड़की का क्या हाल किया था इन्होंने। तो लोग भी इनसे कोई खुश नहीं है, और रिजीम चेंज का टाइम आ ही गया। जो रिजीम टिकी थी, इस्लामिक हेजेमनी पे टिकी थी, रिजीम इसलिए टिकी थी, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे और पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। अब न्यूक्लियर बम तो बन नहीं सका, अब 30-40 साल तक ये न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएंगे। और ये भी अमेरिका ने एक बात दिखा दी इसराइल ने, अगर हम चाहे तो मिडिल ईस्ट का बाप हम ही है, मिडिल ईस्ट में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसराइल इतना छोटा हो पर सिक्का मेरा चलता है, सिक्का मेरा चलता है, ये याद रखना। नोबडी कैन क्रॉस माय लाइन, और अमेरिका विल शो नोबडी विल क्रॉस दिस लाइन। ये कहीं ना कहीं इसराइल ने बिल्कुल प्रूव करके दिखा दिया है। और
मुझे अब ये है कि अगर इजरायलियों पे इन्होंने ज्यादा रिटेलिएशन किए तो इनका एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन मैं आपको बताता हूँ। इनके बुशेयर में एक सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर है सर, बुशेयर में। और ये जो आपका पर्शियन गल्फ, बुशहर पे भी आज इन्होंने अटैक किया है। हाँ, रिएक्टर पे भी नहीं किया। एरिया देखिए, यही मैं आपको बताने वाला था। बुशेयर पे जो रिएक्टर है सर, देखिए अब जो अरक वो अरक वाला रिएक्टर था, उसका डोम उन्होंने बर्बाद किया। अब बुशेयर की मैं आपको बताता हूँ। बुशेयर को रशियन एजेंसी जो है रोस्तोम, वो चलाती वो रिएक्टर। उसमें 20 से 30 रशियन होते हैं हमेशा। पुतिन ने कहा था भैया इस पे हमला मत करना, दिस इज द ओनली सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ ईरान। इसमें वो लोली एनर्जाइज्ड यूरेनियम होता है, LEU, लोली एनर्जाइज्ड यूरेनियम, दैट इज द फ्यूल, बट वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। अब पुतिन ने कहा था यार इस पे हमला मत करना, यहाँ मेरे लोग हैं। पर आज जो बुशेयर पे इन्होंने हमला किया, मैं कल भी कह रहा था कि अगर ये एक रेड लाइन है कि अगर हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और अगर उस रिएक्टर को ठोक दिया गया, इफ दे एग्री विद पुतिन के अपने लोग निकाल दो, रिएक्टर ठोकते हैं। अगर रिएक्टर ठोका, अगर उसका डोम गया सर, इट विल बी लाइक अ चेरनोबिल काइंड ऑफ अ थिंग। तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। और जो आपका ये पर्शियन गल्फ का कोस्ट है पूरा ईरान का, दैट विल बी यूजलेस, यानी कि लगभग इनकी इकोनॉमी भी चोक हो जाएगी। तो अगर इन्होंने वो कर लिया, दैट विल बी अ मेजर एस्केलेशन, मेजर डिजास्टर हुई होगा। वो तभी इजराइल करेगा और अमेरिका करेगा व्हेन दे हैव क्रॉस्ड ऑल द रेड लाइंस। होप दे डोंट क्रॉस द रेड लाइन, क्योंकि बुशेयर में जो आप सही कह रहे हैं अभी हमला हुआ है, वो हमला इसीलिए हुआ कि ये दिखाने के लिए बुशेयर इज विद इन आवर हिटिंग रेंज। अगर बुशेयर में हम IRGC का मिलिट्री इंस्टॉलेशन निकाल सकते हैं, तो बुशेयर में हम वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी निकाल सकते हैं, पुश कम्स टू शव, एंड यू कैन डू नथिंग। उसके बाद यू आर ऑन योर ओन, फिर तुम जानो और मतलब तुम्हारा खुदा जाने फिर तुम्हारा क्या होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होगी, विच वी डोंट वांट पुअर पीपल टू डाई, इनोसेंट पीपल टू डाई। बट ये मुल्ला रेजिम अगर पागल हो गई है, दे हैव लॉस्ट देयर हेड and they are going to a level where they will want the innocent people to die, then that is the case. मैं I hope and pray कि ये ऐसी हरकत ना करे। बुशेयर का जो अटैक है, that is to give a message, बुशेयर is within our hitting range। अब देखिए जो मरसाद पे भी अटैक हुआ, वो क्यों किया था? IRGC का ट्रांजिट पॉइंट था, IRGC की ईस्टर्न हब थी, इनका जेट फ्यूल डिपो था, तो उसको अटैक करके ये बोला कि नहीं यार हमारा वहां तक भी रेंज है, और वहां से वहीं तक पाकिस्तान का लेना देना था, वहीं तक अफगानिस्तान का लेना देना था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी मैसेज दिया गया, डो नॉट मेस विद अस, हमारे लफड़े में मत पड़ना वरना तुम्हें भी देख लेंगे। खबरें तो ये भी आ रही है सर कि कुछ लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी पाकिस्तान में भी बना लिया, उन्होंने बायोडाटा बना लिया कुछ लोगों का। अभी वो तो एक बहुत पहले बनाया हुआ था, बहुत पहले उन्होंने कहा था कि पहले ईरान बाद में निपटाएंगे पाकिस्तान। हाँ, फॉर अ फ्यूचर टाइम। कुछ लोग का बायोडाटा, मोसाड का इंटरेस्ट आ गया कुछ लोग के बायोडाटा में, और वो बायोडाटा भी देखिए कब क्या होगा। और सबसे अच्छा मुझे लगा इनका लेविजान को जो स्ट्राइक था, लेविजान के स्ट्राइक के बाद जो भी इन्होंने अब तक न्यूक्लियर में सीखा था, जो पेपर था, जो डाटा था, जो रिपोर्ट से, जो सिमुलेशंस थी, जो लैब्स थी, इवन जो AI में अपने वेपन्स को AI से वेपनाइज कर रहे थे, जो भी कुछ था वाज ऑल डिसमेंटल्ड। आपको याद होगा 2 या 3 दिन पहले 60 जेट गए, दे डिसमेंटल लेविजान। और उसके अंदर जब मौतें हुई सर, संजय सर, दे डिड नॉट लेट फायर इंजन्स गो देयर, सिर्फ एम्बुलेंस से भेजिए और लाशों को निकाला। कितने लोग मरे वहां, कौन मरा वहां, हु वाज द हाई प्रोफाइल किलिंग व्हिच वाज डन देयर? क्या उसके नीचे वाला जो बंकर है उसमें कहीं खमेनी तो नहीं था? और वी डोंट नो। और उसके बाद आप देखेंगे उसके कुछ टाइम बाद, 3 घंटे बाद, एक 5.2 रेक्टर स्केल वाला अर्थक्वेक भी आया था। तो वाज समथिंग डेटोनेटेड इन दैट लैब? उसके नीचे कुछ था, क्या था नहीं था हमें नहीं पता। बट उसके बाद जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी, एक अरक हार्ड वाटर रिएक्टर और एक लेविजान को उड़ाने के बाद जो 2 पॉसिबिलिटीज इनकी थी, कभी 10-20 साल में बम बना ले उस तरफ जाए, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। They have been also dismantled। तो मुझे नहीं लगता they have anything on the cards। अगर ये suicidal regime नहीं होंगे, they should not touch America, they should not touch Americans। और अब इनको हार माननी चाहिए। इनफैक्ट इनको अपने प्राइवेट जहाज पकड़ के अपना डॉलर और अपना सोना लेके निकलना चाहिए। अब देखिए हसन नसरुल्लाह के बंकर में भी सोना और डॉलर ही मिले, तो भाई अपना सोना डॉलर वॉलर पकड़ो, निकल लो। और आपको याद होगा संजय सर, पीछे कुछ दिनों इनके बड़े जहाज ओमान में उतर रहे हैं। जब अगराची से पूछा तेरे जहाज में है कौन, ये कोई गवर्नमेंट डेलीगेशन का, मुझे तो पता ही नहीं कौन है। तो ये तो ऑलरेडी फ्ली कर रहे हैं, जो इनके रईस हैं, एलीट है, दे आर ऑलरेडी फ्लीइंग। तो इनको अब IRGC वालों को, इस मुल्ला रजीम वालों को जहाज में बैठ के ओमान, इधर उधर तुर्किया वुर्किया निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब इनकी दाल ज्यादा दिन तक गलेगी नहीं। और बेंजामिन नेतन्याहू सर बिना रेजिम चेंज के मानेगा नहीं। मिसाइल उसने ध्वस्त कर दिए, अब वो प्रवोक करेगा हूतियों को और हिजबुल्लाह को, खासकर इन दो को, कि वो प्रवोक होकर इजराइल पे कुछ करे। अगर उन्होंने कर दिया,
ही हैज अ परफेक्ट लाइसेंस टू किल। मास मर्डर का लाइसेंस उसके पास है, मतलब ना वो लाइसेंस, वो क्या कहते हैं ना, वो साइन करा हुआ चालान है उसके पास। अगर इन्होंने गलती कर दी वो करने की, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज ऑफ हिजबुल्लाह एंड होतीज, क्योंकि शिया मिलिशियाज वही दो है। बट देखते हैं, do they take the bait or not? If they take the bait, that's it, and that is what Benjamin Netanyahu will love. तो उसके चारों ऑब्जेक्टिव मीट होंगे, मुल्ला न्यूक्लियर गया, मुल्ला रिजीम गई, मिसाइल्स गए और प्रॉक्सीज गए, यही चार कहता ना, मुझे चारों की सफाई चाहिए अब की बार, मतलब पूरी सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ इजराइल अभियान, पूरी कार्रवाई, कुछ नहीं छोड़ना अब की बार। अब मेरा डाउट ये कि हुतीज और हिजबुल्लाह विल दे टेक द बेट और नॉट। वैसे उत्तेजित तो उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी किया है, बहुत उनके जख्मों पे नमक छिड़का है। लेट्स सी व्हाट दे कैन डू। या बेचारे हताश निराश हो गए, भाग जाएंगे, यार अब हमारा कुछ नहीं होगा, पैसे तो आएंगे नहीं। और बाय द वे, चाइना का $40 बिलियन जो ईरान में लगा था वो भी डूब गया। चाइना ने जो बोला था 20 से 40 बिलियन $25 अभी साल में अभी तो होगी, नई रेलवे लाइन बनाई थी उन्होंने, वो भी तो डूब गई। सर क्या करें, चाइना की लेकिन चाइना जो है वो बहुत नाराज है इस समय पाकिस्तान से, पाकिस्तान में अरे चीनियों, सर ये आप देखिए, पाकिस्तान तो खेल रहा ना बिटवीन यूएस एंड चाइना। पाकिस्तान को क्या चाहिए था? पाकिस्तान तो सर आप देखिए, जब ये हुआ, आपने उसका क्या नाम, उसका इशाक डार का स्टेटमेंट देखा? नहीं, इशाक डार नहीं, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखा। कहता है इट्स अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीवी चैनल पे कह रहा था इट्स अ गॉड गिवन, आवर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इज टॉकिंग टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो तो उसको, अब देखिए पाकिस्तान में संपन्नता का बात है, जब आसपास लड़ाई होती है, जब आसपास मुसलमान मारने होते हैं और उनको मारने का ठेका पाकिस्तानियों को मिलता है, तभी तो पाकिस्तानी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आती है। पेट जहाद का अपॉर्चुनिटी है सर इनके लिए, तो मतलब अब देखिए, मोर्चरी वालों के लिए डेड बॉडीज इज बिजनेस, राइट? ठीक उसी के लिए इनके लिए जितने भी जहाद के अवसर है, तो पैसा कमाने का टाइम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में तब तक उछाल आया जब आसपास रीजनल वॉर हुई, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो तो खुश है। तो जो इशाक डार हो, ख्वाजा आसिफ हो, वो तो कह रहे हैं यार अब तो माल आएगा, डॉलर आएंगे, खरबूजा कटेगा तो बटेगा, वो तो इस मामले में खुश है। तो आप देखिए, पाकिस्तान के लिए ये कोई तकलीफ नहीं। और चीनियों को तो उन्होंने शेंडी लगाई। इनफैक्ट चीनियों ने जहां भी पैसा लगाया सर दुनिया में, सब जगह पैसा डूबा है। आप बताइए चाइना का पैसा कहाँ था? चीनी जो है वो सबसे बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या बात बोली आपने, माइंड बॉगलिंग। सबसे बड़े, अगर इनको एक बात समझनी है, ये शिंजू पढ़ पढ़ के सर पागल हो गए। एक बात बताओ भाई, अगर पैसे से दुनिया जीती जाती तो बात ही और थी। दुनिया हमेशा तलवार पे जीती गई है। मतलब भाई, you have to capture world by the sword, not literally, मैं just saying the English of it। अगर पैसे से दुनिया पे कब्जा होता फिर बात ही क्या थी, फिर तो अमेरिका ने कब का कर लिया होता। इतिहास उठा के देखो, अगर चंगेज खान ने तलवार उठाई, तुम्हारा चाइना की वाट लगा दी, इतना छोटा सा ना मंगोलिया, कहाँ नहीं पहुंचा चंगेज खान। तो तलवार पे दुनिया जीती जाती, पैसों पे जीती नहीं जाती। अब जहां भी इन्होंने डेट ट्रैपिंग की, जिस कंट्री को भी इन्होंने उधार दिया सर, सब जगह तो पैसा डूब गया। और सबसे बड़ा कुआं पैसे डूबने का पाकिस्तान, अंधा कुआं। और देखिए मुनीर को मैं, आई विल अप्रिशिएट वन थिंग, चाइना का खाता पीता था, चाइना का सोता था, कैसे ट्रम्प से टाई लगा के मिलने पहुंच गया। ट्रम्प बहादुर तलब किया, यूं पहुंच गया, आज यस सर, बोलो सर, क्या करना सर। तो वो चाइना सोच रहे अबे साला इतने टाइम से खा पी रहा था, नोट ले रहा था, अय्याशिया कर रहा था चाइना आके, और सीधा ट्रम्प ने तलब कर दिया, सीधा पहुंच गया अमेरिका बहादुर जिंदाबाद। पर भाई ये तो पाकिस्तान है, इनके खून में दगाबाजी है और इनके डीएनए में सरेंडर है। ये चीनियों को थोड़ा देर से समझ आएगा। मैं तो कह रहा हूं उनको ये जयपुर डायलॉग देखे तो तुम्हें जरा पाकिस्तान की प्रवृत्ति समझ आएगी, क्योंकि जितना बेहतर हम पाकिस्तान को समझते शायद ही उतना कोई समझे। पर चाइना का हर जगह से पप्पू अड़ गया है, ये पक्की बात है। रशिया भी उनसे अब दूर रह रहा है, ये पक्की बात है। ईरान में पैसे लगाए, वो डूब गए। आज मुझे याद आता, आज मैं ये जरा बात जरूर बोलूंगा, आपको याद है वो क्या नाम है इसका, ये वेंगी, उसको मैं 4 फुटिया कहता हूँ। 4 फुटिया ने एक फोटो लगाई थी एक बार, क्या कह रहा था, सऊदियों और ईरानियों का हैंडशेक करा रहा है, बीच में खड़ा है। मैंने कहा तुझे अगर लगता तुझे मिडिल ईस्ट समझ आता, इफ यू ब्लडी थिंक यू अंडरस्टैंड इस्लाम, यू अंडरस्टैंड शिट अबाउट इट। अब कहां गई वो फोटो, कहां गई चाइनीज डिप्लोमेसी, कहां गया वो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल जिसको चाइनीज डिप्लोमेसी इम्पॉसिबल को मीट करा दिया, सऊदीज एंड ईरानीज आर शेकिंग हैंड्स। मैं कहा बेटा तुझे बेच के खा जाएंगे, ये तो समझ नहीं आ रहा तो कहां गया है, यू हैव नो ब्लडी आइडिया वेयर यू आर। अब बताइए क्या वो, मैं हमेशा कहता हूं चाइनीज डू नॉट नो डिप्लोमेसी, उन्हें वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जरूर आती है। बट अगर उन्हें लगा कि शिया सुन्नी झगड़ा हमने एक फोटो खिंचवा के और वेंगी को बीच में खड़ा के खत्म कर लिया, नाउ दे विल बी कर्सिंग देयर लक, कहां पैसा लगाया।
ईरान में भी पैसा डूबा, पाकिस्तान में भी डूबा, मतलब शियाओं में भी डूबा, सुन्नियों में भी डूबा। जहां चाइनीज का पैसा लगाया वहां डूबा संजय सर। कहानी ये, जहां चाइना शुड गेट अ ब्लडी लेसन, और चाइना को भी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत चीजें बदल दी, और ऑपरेशन सिंदूर ने यह बताया, यू मे नॉट लीक अ न्यूक्लियर साइट, बट यू कैन ऑलवेज कंटेमिनेट अ न्यूक्लियर साइट, एंड कंटेमिनेटेड न्यूक्लियर साइट इज गुड फॉर नथिंग। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, ये तो अब बिल्कुल वास्तविकता है, ये बिल्कुल सच आ गई है। और मुझे लगता है भारत को इसका पेटेंट रजिस्टर कराना चाहिए। कोई भी इस पे काम करे, हमें जरा रॉयल्टी दे भाई, इन्वेंट हमने किया था। कोई रॉयल्टी तो बनती है सर, हमें रॉयल्टी, इजरायली भाइयों को भी होंगे रॉयल्टी भेजो भाई, आइडिया हमारा ओरिजिनल। और आप कहते हो भारत में इनोवेशन नहीं, भारत में सब कुछ है भाई। वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनोवेशन। ये बात, ये जरूरत है कि हम कब यूज करें उसको, जब हमारी जरूरत पड़ती है तब यूज करते हैं। अब तुम इनोवेशन बना के बेचते हो, हम पहले खुद यूज करते हैं फिर बेचते हैं, फर्क ही है। अच्छा भाई, तो भारत का सर डिफेंस टेक इज ऑलरेडी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स इन इजराइल। अमेरिका का भी टेक है, भारत का डिफेंस टेक तो बहुत कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है इजराइल को। अभी तो वो F-35 भी डिटेक्ट कर रहा है सर। बहुत बहुत कार्रवाइयां हम कर रहे हैं, और हमारे दुश्मन जो है ना, ये F-35 वाला क्या चक्कर है, कुछ ध्यान है आपको? F-35 तो सुनने में तो आया, पर अभी इसका कुछ मतलब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बोलूं हाँ या ना। सुनने में तो आया कि काफी कुछ हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, बट आई कांट टेल यू। बट हाँ, ये जो नया हमारा ईसा रडार बन रहा है, ये जब आएगा तो आप मान लीजिए 80 से 90% तो डिटेक्ट होगा था। बट अभी क्या व्यवस्था, वो तो मुझे नहीं पता सर, सुनने में आया। अब क्या कैसे हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, और शायद पता नहीं बात भी उस पर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई एम नॉट इवन श्योर ऑन दैट। तो मुझे नहीं नहीं पता। यह जो उत्तम रेडार है अपना, जो ऐसा वाला, उसको तो इन्होंने पेरिस एयर शो में शोकेस किया है, और ये कहा है पूरे वर्ल्ड की एयर फोर्सेस से कि ये बेस्ट है, हम आपको इक्विप कर सकते हैं, आप पुराना रेडार हटाइए, हमारा ये रेडार लीजिए। हाँ, वो वाला रडार ये तो देख पेरिस सकता, अभी चल रहा है, पेरिस एयर शो, उसमें इन्होंने किया है, उसको शोकेस किया। नहीं फिर वो रडार तो देख सकता सर, वो रडार देख सकता है। तो और ये उसके बाद तो हमारा काफी गेम चेंजिंग सिनेरियोस बदल जाएंगे। और आपको है ना, एक बार मोदी जी ने कहा था, भारत ऐसे हथियार बना रहा है या बनाएगा जो दुनिया ने देखे होंगे ना सुने होंगे। अब आकाश तीर इज वन ऑफ दैट हथियार, और ये ईसा रडार, और ऐसी कई सारी डेवलपमेंट्स हो रही है जो भारत बहुत जबरदस्त कर रहा है। और चीनियों को जरा समझना चाहिए, चीनियों को औकात में रहना चाहिए, पाकिस्तानियों को औकात में रहना चाहिए। और ये बांग्लादेशी तो ऐसा है, तुम तो साले टेबल के नीचे छुप जाओ, तुम तो इस टेबल के नीचे मत निकलना। यूनिस मियां, तुम टेबल के नीचे छुप जाओ, निकलना मत, अगर वो दिख गए यहूदियों का ड्रोन आ जाएगा। तो इनको तो सब, मुझे लगता है इसके बाद जो एक इस्लामिक हेजेमनी थी सर दुनिया में, आई थिंक दैट हैज बीन पुट इन अ बॉक्स। वो जो सिविलाइजेशनल थ्रेट ये देते थे, वो जो सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात है, विल वाइप आउट द सिविलाइजेशन, वो चीजें गई। अब आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल डेयर टू डू दैट। हाँ, बाकी देखिए, जहां तक इस्लाम है तो इनके पास बंदूक आएगी तो आतंकवाद तो करेंगे, पर वो ये 300 मीटर का रेंज होता है बंदूक का, तो 300 मीटर का आतंकवाद करेंगे, वर्ल्ड विल हैंडल दैट। पर अगर ये सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे थे, ये पीट हेग्सेथ भी कह रहे थे, मार्को रूबियो भी कह रहे थे, इनका इरादा था हूथियों को और हिजबुल्लाह को बम देने का। अगर उनके पास कल को न्यूक्लियर बम आए, और इनके मिसाइलों की भी 3000 किलोमीटर रेंज थी, तो इनके मिसाइल तो काफी भारत के शहरों को भी कवर करते थे। ऐसा है नहीं कि इनके हमारे से परमानेंट दोस्ती थी भाई। आज यहूद करे, कल तो हनूद भी इनके लिस्ट में तो थे ही। खुमैनी का ट्वीट हाँ तो आया, बिल्कुल, अरे किताब खुमैनी में का तो लिखा ट्वीट। हुआ है ना। अब वो जो हाँ 5.82 है, जी, बड़ी किताब में 5.82, तो वो तो ये कहती है साहब कि यहूद और मुशरिकीन दोनों दोनों ही टारगेट है, मतलब यहूद पहला, मुशरिकीन कौन है? हिंदू मुशरिकीन है। हनूद, यहूद और हनूद। तो ये वैसे भी तो यही तो ये बोलते रहते हैं, यहूद और हनूद, यहूद और हनूद। तो ये अलग खुमैनी का बात है कि हमारा उसका जो है वो नसरानी के सामने और यहूदियों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है मुल्ला मुनीर, और कह रहा है कि ये हुजूर तशरीफ हाजिर है। सर, पाकिस्तानियों के तो शौक ही है ना, क्या करें, आप तो जानती हैं उनका एक ही स्पोर्ट है, यही वाला। तो वो तो ये, एक बात तो ट्रंप ने वैसे एक बात दिखा दी उसको, कि तुम्हारे पाकिस्तान में तुम फील्ड मार्शल रखो, तुम प्रधानमंत्री बनो, डिफेंस मिनिस्टर बनाओ, जब हम चाहेंगे, जब हम तलब करेंगे, तुम यहाँ उतार के सैल्यूट ठोकोगे। अब देखिए, उन्होंने मोदी जी को भी कहा था कि कैन यू डिले और क्रोएशिया वाला ट्रिप, तो मोदी जी ने मुंह पे मना कर दिया, कहा टाइम नहीं है भाई, क्रोएशिया जाना ज्यादा जरूरी है, तेरे अमेरिका तब आएंगे जब हमारे पास समय होगा, अभी क्रोएशिया जाना जरूरी है।
तो क्रोएशिया के सामने अमेरिका का ट्रिप नहीं कर रहे हैं, और इनका फील्ड मार्शल या फेल्ड, मैं इसको फील्ड मार्शल कहता हूँ, फील्ड मार्शल एक नहीं, हफ्ते से उसका नाम रखा हुआ है, उसका नाम हमारे वो जनरल नारायणन ने रखा है, खेत मार्शल। क्या? खेत मार्शल। अच्छा, खेत मार्शल। इसका तो मैंने तो नाम रखा फील्ड मार्शल। फील्ड का मतलब खेत होता है। हाँ, खेत मार्शल। हाँ, और खेत का मतलब जो वो भी होता है कि साहब के खेत रहे, यानी हाँ, मतलब खेत का चौकीदार कह रहे हो ना आप? नहीं, खेत मार्शल तो खेत का चौकीदार मार्शल, ये सब ठीक है, मतलब खेत का मार्शल है वो है। और खेत का मतलब ये भी होता है जो लड़ाई में मारा जाए। अच्छा 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 अच्छा। जो मैंने खेत रहा, तो वो अच्छा, लड़ाई में खेत रहा, उसके लिए उसको पहले से बता दिया कि भाई तू खेत मार्शल है, तो उसे लड़ाई में तो हमेशा खेत ही रहना है, और बाकी तू खेतों की चौकीदारी कर। और मैंने तो इसको नॉमेनक्लेचर दिया था फील्ड मार्शल। फील्ड के सामने फील्ड लगा दिया, फील्ड मार्शल। तो मतलब FFM, ये FM कहता आपने, मैं कहा नहीं FFM है। तो इसने कहा मेरा स्टार बढ़ा दिया, क्या? मैंने कहा नहीं, फील्ड लिखा सामने, फील्ड मार्शल वो ये है। सर, इनके यहाँ कोई भी हो, इनकी औकात ये है कि अमेरिकनों के जाके जूते पॉलिश करो और जिंदा रहो। कसम से ये औकात है इनकी। वो याया खान हो, वो मुनीर हो, वो बाजवा हो, ख्वाजा हो, काजी हो, नियाजी हो, सब एक ही काम करते, कमीज उतारते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जूता पॉलिश करते हैं, फिर कमीज लगाते, कहता ठीक है बेटा तेरा लॉयल्टी टेस्ट हो गया, अब तू लॉयल्टी में पूरा, तो कमीज वापस लगा, उतार, जूता पॉलिश कर, लगाई कमीज, यस सर, बोलो सर, ठीक है, अब दिस इज योर लॉयल्टी टेस्ट। ये पाकिस्तानी कुछ भी बोलो, तुम हो हीरा मंडी, तुम्हारे यहाँ हर चीज बिकती है, तुम्हारे यहाँ हर चीज इज अपॉन सेल, यू ओनली नीड द राइट ग्राहक विद द राइट मनी एंड द राइट टाइम। पाकिस्तान में सही ग्राहक, सही पैसा और सही टाइम, हर चीज बिकती है। और जो तुम्हारा मुल्ला मुनीर क्या कह रहा था, हाफिज कुरान, कुरान के लिए, ये कुरान के लिए गाजी बनोगे, गजनी बनोगे, और ये क्या कह रहा था, मैं तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। भाई, जब इसराइलियों को असला भेज रहा था तब रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान ने इसराइल को। उसी इसराइल के लिए तुम्हारे फील्ड मार्शल ने पूरी उम्मत के 57 मुल्कों को धोखा दे दिया। उसी इसराइल को जिसको तुम जानती नहीं, जिसको तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसी इसराइल के लिए फील्ड मार्शल ने, तुम्हारे हाफिज कुरान ने 57 मुसलमान मुल्कों को धोखा दिया। अगर मैं आबादी जोड़ूं 1.8 बिलियन लोगों, 1.8 से ज्यादा होंगे सर वैसे, 1.8 बिलियन लोगों को धोखा दे दिया। उनके दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। मतलब ऐसा क्या है अमेरिकन डॉलर की ताकत, हाय अल्लाह। और कहते हो कि काफिरों ने ये क्या कर दिया। अब तुम ये बोलो कि काफिरों ने ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया काफिरों ने, कर दिया तो ठीक है, कर दिया तो सबने देख लिया। मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों, तुम ये पूछो फील्ड मार्शल से, हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या दे दिया, क्या दिखा दिया। अब कया क्या, वो तो हमने देखा ईरान में, वो तो हमें पता काफिरों ने क्या किया, पर इसको दिखाया क्या, क्या दिया इसको, ये पूछा उन्हें फील्ड मार्शल से। सर, वही वाली बात है, हीरा मंडी रहेगी, प्लान आएगा, छमिया नाचेगी, पाकिस्तान की कहानी ये। चलिए, आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।